नमस्कार। आज हम भूगोल के 8वें अध्याय निर्माण उद्योग के बारे में बात करेंगे। इस पाठ में हम मुख्यतः भारत में किस प्रकार के निर्माण उद्योग हैं, उनकी क्या-क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम भारत के निर्माण उद्योग की चर्चा करें, हमें ये जानना भी जरूरी है कि निर्माण उद्योग किस-किस प्रकार के हो सकते हैं। हमने उन्हें कई वर्गों में बांटा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उद्योगों के वर्गीकरण में सबसे पहला वर्ग है कच्चा माल। हम कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है कृषि आधारित उद्योग। इन उद्योगों में कृषि से मिलने वाली, जैसे पौधों से या पशु पक्षियों से मिलने वाले उत्पादों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए खाद का उद्योग, वनस्पति तेल, सूती कपड़ा, डेयरी उद्योग या चमड़ा उद्योग। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों में खनिज आधारित खनन पर आधारित रहते हैं ये, और यहाँ पे कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग भारी मशीनों और निर्माण सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण हो सकता है इस्पात उद्योग या लोहा उद्योग। तीसरा है समुद्री आधारित उद्योग। इस उद्योग में समुद्र से मिलने वाले मछलियों या अन्य जीवों को उपयोग में लाया जाता है। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं मछली का तेल बनाने का उद्योग। चौथा उद्योग है वन आधारित उद्योग। इस उद्योग में जंगल से लकड़ी जैसे कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण है कागज, दवा या फर्नीचर उद्योग। अब दूसरा वर्ग है उद्योगों का, वह आकार पर आधारित। आपका आकार कितना बड़ा है, आप इसके दो पैमाने हैं। पहला है छोटे पैमाने के उद्योग। ये लघु उद्योग कहला सकते हैं। इनमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और इसमें तकनीकी जानकारी ज्यादा होना जरूरी नहीं होता। कम तकनीक से भी ये उद्योग चल सकते हैं। और इसका उदाहरण हम छोटे छोटे उद्योग जैसे टोकरी बुनाई या मिट्टी के बर्तन बनाना या हस्तशिल्प हैं, ये सब छोटे पैमाने के उद्योगों में आते हैं। और दूसरा है बड़े पैमाने के उद्योग। इसमें बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और बहुत उन्नत तकनीक की भी जरूरत पड़ती है। इसका उदाहरण अगर हम लें तो यह है ऑटोमोबाइल या भारी मशीनरी है। स्वामित्व के आधार पर पहला उसमें आता है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्रों के उद्योग ऐसे उद्योग हैं जहां कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह एक उद्योग को चलाते हैं और उसका स्वामित्व भी उन्हीं के पास होता है। और दूसरे तरह के उद्योग हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जो कि सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। उसका स्वामित्व भी सरकार के पास रहता है और संचालन भी सरकार के पास रहता है। जैसे हमारे भारतीय रेल हुआ या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हुआ। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ये ऐसे उद्योग हैं जहां पर सरकार और व्यक्ति दोनों मिलकर संयुक्त रूप से किसी उद्योग को चलाएं। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं मारुति उद्योग भारत का। तीसरा है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। सहकारी उद्योग कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, उत्पादकों या श्रमिकों द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसका उदाहरण है अमूल इंडिया। जो अमूल है वह दूध के निर्माताओं द्वारा अपने आप एक कोऑपरेटिव चलाया जाता है, एक सहकारी संस्था है वह। चौथा वर्गीकरण उद्योगों का है, वह किस तरह के उत्पाद बनाते हैं, वह क्या बनाते हैं, उसके आधार पर भी उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें 4 प्रकार के वर्गीकरण हो सकते हैं। मूल पदार्थ उद्योग, जो कि मूल चीजें बनाते हैं जो कि आगे किसी और उद्योग में रॉ मटेरियल बन के यूज होते हैं। दूसरा है पूंजीगत पदार्थ उद्योग, यानी कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। और तीसरा है मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग।
मूल मूल पदार्थ और मध्यवर्ती पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो आगे जाकर किसी और उद्योग के लिए रॉ मटेरियल बनते हैं। और चौथा है उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। ये ऐसे उद्योग हैं जो ऐसी चीजें बनाते हैं जो सीधा उपभोक्ता के पास जाती हैं और बाजार में बिक सकती हैं। इसके अलावा उद्योगों को 8 अलग प्रकारों में और भी वर्गीकृत किया जा सकता है। वह है धातु क्रम उद्योग, दूसरा यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, तीसरा रासायनिक और संबंधित उद्योग, चौथा वस्त्र उद्योग, पांचवा खाद्य उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग, छठा विद्युत उत्पादन उद्योग, सातवां इलेक्ट्रॉनिक्स और आठवां संचार उद्योग। जैसे कि अब आपने जाना कि उद्योगों के प्रकार क्या हैं, उसी प्रकार से हमें ये जानना भी जरूरी है कि उद्योगों की स्थिति, उनकी लोकेशन कहाँ-कहाँ होनी चाहिए। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि उद्योगों को स्थापित करने के लिए क्या-क्या कारण हो सकते हैं। पहला है कच्चा माल। अगर कच्चा माल भार ह्रास वाला हो, जो कि अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर लेकर जाए तो वह खराब हो जाए या उसके वजन में कम हो जाए, तो ऐसा माल, ऐसे उद्योग ज्यादातर कच्चे माल के जहां पर उत्पत्ति होती है उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है। जैसे है चीनी उद्योग, वह गन्ने पे आधारित रहती है। तो जिन क्षेत्रों में गन्ना पाया जाता है, उगाया जाता है, उन्हीं क्षेत्रों में आप देखेंगे कि चीनी उद्योगों को लगाया जाता है। अगला है शक्ति। शक्ति यानी पावर, बिजली। जहां पर आपको बिजली आसानी से मिल सके, उन्हीं क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। अगला है परिवहन। आप देखेंगे कि भारत में मुंबई, दिल्ली या कोलकाता, बड़े-बड़े शहरों में ही ज्यादातर उद्योग हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वहां पर परिवहन आने जाने के लिए रोड्स हैं, रास्ते हैं, रेल मार्ग हैं, या फिर पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट हैं या शिप पोर्ट्स हैं, जिससे सामान की आवाजाही हो सकती है। अगला है श्रम। श्रम मतलब जो लोग काम करते हैं वो लोग भी होने चाहिए एक उद्योग को स्थापित करने के लिए। तो भारत में जनसंख्या की एक हमारे लिए अच्छी बात है, कमी नहीं है, और हमारे यहाँ बहुत ही कुशल श्रमिक आराम से मिल जाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है बाजार। कहाँ पर बाजार है जो कि उस उद्योग की पदार्थों को खरीदते हैं। जैसे जो भारी मशीनों के उद्योग हैं या मशीनों को ठीक करने के उद्योग हैं, औजारों के उद्योग हैं, रसायनों के उद्योग हैं, ज्यादातर ऐसी जगहों पर लगाना उचित होता है जो कि जिसका बिक्री भी पास ही में हो जाए। अभी सूती वस्त्र के उद्योग हैं, ये ऐसे प्राय ऐसे जगहों पर लगाए जाते हैं जहां पर पास ही में उसका बाजार भी हो। जैसे मुंबई, अहमदाबाद, सूरत आदि में आप देखेंगे कि कपड़े के उद्योग बहुत हैं। और पेट्रोकेमिकल दूसरा एक हम उदाहरण ले सकते हैं। वह भी ऐसी जगहों पर ही ज्यादा लगाए जाते हैं जहां पे उनकी बिक्री भी आसानी से हो सके। दूसरा कारण किसी भी उद्योग को लगाने का एक जगह पर हो सकता है उसकी ऐतिहासिक स्थिति। उस जगह किस तरह से, वो इतिहास कैसा है उस जगह का, वहाँ के लोग किस तरह के कारीगर वहां पर मिल सकते हैं, वहाँ के लोगों को किस तरह की तकनीकी जानकारियां हैं, उसके ऊपर भी हम ऐतिहासिक कारणों के कारण भी हम उद्योग की स्थिति को पता लगा सकते हैं। अब हम जानते हैं भारत के मुख्य उद्योग। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लोहा और इस्पात उद्योग की। अब हम देखेंगे कि लोहा और इस्पात उद्योग में क्या-क्या कच्चे माल की जरूरत होती है। तो सबसे पहले उसके अंदर कच्चा माल है लौह अयस्क। ये लोहे के खानों के पास मिलता है। और दूसरा है कोक किस्म का कोयला। ये एक स्पेशल तरीके का कोयला है जो कि लोहा या इस्पात बनाने में इस्तेमाल में किया जाता है। तीसरी चीज है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। चौथा है मैंगनीज, डोलोमाइट, बिजली और पानी। ये सब चीजें जहां पर आसानी से उपलब्ध होती हैं, वहीं पर लोहा और इस्पात के उद्योग ज्यादातर लगाए जाते हैं। हम देखते हैं भारत में
छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के भागों में इस तरह के लोहा और इस्पात के उद्योग बहुतायत में मौजूद है। लोहा और इस्पात किसी भी देश की प्रगति की रीढ़ की हड्डी है। तो आज हम हमारे देश के मुख्य लोहा और इस्पात कारखानों के बारे में बात करेंगे। पहला है टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, टिस्को का पूरा नाम क्या है? तो आप लिखेंगे टाटा लोहा और इस्पात कंपनी। अब लोहा बनाने के जो मुख्य कच्चा पदार्थ है वो इसे कहाँ से मिलता है? तो आप देखिए इसको लोहा जो है, लोहा अयस्क नुआ मंडी से मिलता है और बादाम पहाड़ से आता है। इसका जो कोयला है, कोयला जोड़ा खानों से आता है और कोककारी जो कोयला है उसका झरिया और पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्रों से मिलता है। अब इस टिस्को प्लांट को, टिस्को कारखाने को पानी कहाँ से मिलता है? तो इसका पानी सुवर्ण रेखा नदी और खारकोई नदी से आता है। सुवर्ण रेखा और खारकोई, ये दो नदियां इसे पानी देती हैं। इसके सबसे नजदीकी रेल मार्ग कौन सा है? तो ये है मुंबई कोलकाता रेल मार्ग। और सबसे नजदीकी पतन यानी शिप पोर्ट कहाँ पर है इसका? वो है कोलकाता। दूसरी जो लोहा और इस्पात फैक्ट्री है वो है इसको, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। इसने सबसे पहले दो कारखाने इन्होंने स्थापित किए थे, एक था हीरापुर में और दूसरा कुल्टी में। 1937 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के सहयोग से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई पश्चिम बंगाल में, बर्नपुर जगह पर। इंडियन ऑयल स्टील कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तीनों संयंत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्रों यानी रानीगंज, झरिया और रामगढ़ के निकट कोलकाता और आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर लोहा अयस्क सिंह भूमि झारखंड से आता है और दामोदर नदी से इसे जल मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य से 1972 से 73 के बीच में इसमें बहुत कम लोहा और इस्पात उत्पादन होने लगा। तीसरा प्लांट है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, VISW। इसका पुराना नाम था मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स। इस प्लांट को जो लोहा अयस्क है वो मिलता है बाबा बुदन की पहाड़ियों से। चूना पत्थर और मैंगनीज आसपास के क्षेत्रों में मिल जाता है। इस प्लांट में जो जल है वो हमें मिलता है भद्रावती नदी से। और यहाँ पर जो बिजली है, विद्युत इससे मिलती है जोग प्रताप जल विद्युत परियोजना से। इस प्लांट की एक विशेषता है कि यहाँ पर कोयला मौजूद नहीं है। पहले जंगल के आसपास की लकड़ी को जलाकर चारकोल बनाया जाता था, लेकिन ये बाहर से ही कोयला आता है। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 3 नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ये संयंत्र थे 3, राउरकेला में, भिलाई में और दुर्गापुर में। ये सभी सार्वजनिक सेक्टर यानी कि सरकार द्वारा संचालित हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकार में थे। 1973 में सेल नामक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो इन तीनों प्लांट्स का संचालन करती थी। इसमें पहला हम संयंत्र देखते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र। ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था 1959 में और ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया। इस प्लांट को सबसे पहले हम देखते हैं कोयला कहाँ से मिलता है। तो हम देखेंगे इसका कोयला आता है झारखंड के झरिया क्षेत्र से और इसे लोहा अयस्क मिलता है सुंदरगढ़ और केंदुआझर से। यहाँ पर विद्युत हमें मिलती है हीराकुंड परियोजना से और जल आता है कोयल और शंख नदियों से।
दूसरा इस्पात केंद्र है भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र। ये रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ जिले में बनाया गया था। ये भी 1959 में ही बना था। और यहाँ पर लोहा अयस्क जो है डल्ली राजहरा खानों से और कोयला कोरबा और करगाली खानों से प्राप्त होता है। यहाँ जल जो है तंदुला बांध से आता है और विद्युत शक्ति कोरबा ताप शक्ति गृह से प्राप्त होती है। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है और इसके सबसे पास जो पोर्ट है वह विशाखापट्टनम। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये यूनाइटेड किंगडम के सरकार के सहयोग से बनाया गया था और 1962 में इसकी स्थापना की गई थी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर जो कोयला अयस्क है वो नुआ मंडी से आता है और कोयला जो है वो आता है रानीगंज और झरिया से। यहाँ पर दुर्गापुर और कोलकाता दिल्ली की रेलवे लाइन मौजूद है और इस परियोजना को जो शक्ति है वह दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से प्राप्त होती है। अगला जो इस्पात कारखाना है वह है बोकारो इस्पात संयंत्र। यह रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित किया गया था। यहाँ पर जो लोहा अयस्क है वह राउरकेला प्रदेश से प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर जो कोयला है वह मालगाड़ियों द्वारा राउरकेला से लाया जाता है और वापसी में उन्हीं मालगाड़ियों में जो लोहा और इस्पात बनता है वो ले जाया जाता है। इस संयंत्र को जल और विद्युत दोनों ही दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 3 नए इस्पात कारखानों को स्थापित किया गया। ये तीनों ही अपने जो कच्चे माल के स्रोतों से दूर है। ये दक्षिण भारत में स्थित है। इसमें पहला नाम है विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसे वाइजैक भी के नाम से भी जाना जाता है। ये 1992 में स्थापित किया गया। इसका जो लोकेशन है, स्थिति है, वह बहुत लाभकारी है क्योंकि ये विशाखापट्टनम एक पोर्ट के पास है। दूसरा है विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेटे में कर्नाटका में और तीसरा है सेलेम तमिलनाडु में। ये संयंत्र 1982 में चालू किया गया। इसके अलावा देश में के विभिन्न भागों में 206 से अधिक इकाइयां भी स्थापित की गई। अब हम दूसरे मुख्य उद्योग सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पारंपरिक रूप से भारत में बहुत ही उच्च कोटि का सूती कपड़ा बनाया जाता था। पहले ये सिर्फ एक लघु उद्योग होता था, कुटीर उद्योग होता था। हाथ के कारखानों में, हथकरघों में ये बनता था। इसके बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज हैं, जैसे मलमल हुआ, कैलिको हुआ, छींट और बहुत से अन्य प्रकार के, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के सूती वस्त्र बनाए जाते हैं भारत में। 1854 में सबसे पहले एक आधुनिक सूती मिल की मिल लगाई गई, वह थी बंबई में। इस मानचित्र से देख सकते हैं कि भारत के सभी इलाकों में, चाहे उत्तर भारत हो, यूपी में सहारनपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, आप देखेंगे हर एक रीजन में। यहाँ ये पश्चिम में अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, वडोदरा, सूरत, मुंबई, कोई भी आप भारत का हिस्सा देखें, सभी में आपको सूती वस्त्र उद्योग व्यापक मिलेगा। इसका ये भी कारण है क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग का जो कच्चा माल है, जो कि कपास है, वह भार ह्रास वाला कच्चा माल नहीं है। आप उसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। इसलिए भी जो सूती वस्त्र उद्योग है पूरे भारत में अच्छी तरह से पनप रहा है। दूसरी चीज हमें सूती वस्त्र उद्योगों में देखनी चाहिए कि इनको 2 सेक्टरों में बांटा जा सकता है। एक है संगठित सेक्टर और दूसरा असंगठित सेक्टर। आप जानते हैं जब आजादी के समय, उस समय खादी जो था, खादी एक हथकरघा से बनने वाला सूती कपड़ा है, उसको बहुत प्रचलन में लाया गया।
उस समय जो विद्युत कारखाने थे उससे बहुत कम उत्पादन होता था सूती कपड़ों का। लेकिन अब हाल ही में अब धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया, सूती कपड़े अब ज्यादातर संगठित सेक्टर द्वारा बनाए जाने लगे और असंगठित सेक्टर द्वारा कम कपड़े बनाए जाते हैं। अगला जो मुख्य उद्योग हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग एक दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है हमारे भारत का। ये कृषि आधारित उद्योग है और भारत विश्व में गन्ना और चीनी बनाने में दोनों में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये विश्व के कुल 8% चीनी का उत्पादन करता है। इसके अलावा यह उद्योग खांडसारी और गुड़ भी तैयार करता है। इस उद्योग में लगभग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है और बड़ी संख्या में किसानों को भी अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जाता है। इस उद्योग का जो कच्चा माल है वह मौसमी होता है। वह मौसम एक जब मौसम आता है गन्ने का तभी आप चीनी उद्योग चला सकते हैं। तो ये मौसम पे आधारित रहता है, ये एक मौसमी उद्योग है। हम देखेंगे कि भारत में चीनी उद्योग कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सबसे आगे है। यहाँ पर 119 चीनी मिलें हैं जो संकरी पेटी के रूप में उत्तर में मनमाड से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक विस्तृत हैं। इसमें से 87 मिलें सहकारी सेक्टर में आती हैं, यानी कि वो कोऑपरेटिव्स हैं। वे किसान जो गन्ना उगाते हैं वही मिलकर इन मिलों को चलाते हैं। दूसरा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में जो गंगा यमुना का जो दोआब है उसके बीच में वहां पर बहुत अच्छा पानी मिलता है और आप जानते हैं कि गन्ने की खेती के लिए पानी होना बहुत जरूरी होता है। तो ये तराई प्रदेश है। यहाँ पर भी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और बुलंदशहर ये मुख्यतः चीनी उत्पादक क्षेत्र हैं। दक्षिण में देखें तो तमिलनाडु में चीनी मिलें हैं। कोयम्बटूर, वेलोर, तिरुमलाई, विल्लीपुरम और तिरुचिरापल्ली जिलों में स्थित है। कर्नाटक में बेलगांव, बेलारी, मांड्या, शिवमोगा, विजयपुर और चित्रदुर्ग चीनी उत्पादन जिले हैं। बिहार में देखें तो सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, दरभंगा और गया। आप एक काम कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कहाँ कहाँ पर चीनी का उत्पादन होता है भारत में। आप एक मानचित्र लें भारत का और उस पर आप उसको लिखें कि कहाँ कहाँ पर चीनी उत्पादन क्षेत्र है, तो उसको आपको याद करने में आसानी हो सकती है। अब अगला उद्योग जो हमें पढ़ना है वह मुख्य उद्योग जो भारत का है वह है पेट्रो रसायन उद्योग। पेट्रो रसायन उद्योग को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है पॉलीमर्स, दूसरा है कृत्रिम रेशे, तीसरा है इलास्टोमर्स और चौथा है पृष्ठ संक्रियक यानी कि सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट्स। मुंबई शैल रसायन उद्योगों का केंद्र है। जैसे कि आप जानते हैं बॉम्बे हाइव है पास में जहां से पेट्रोकेमिकल निकलते हैं, तो इसलिए वहां पर एक शैल रसायनों का केंद्र माना जाता है मुंबई को। पटाखों का उद्योग भी है भारत में। वो है औरैया, जामनगर, गांधीनगर, हजीरा, नागोथाने, रत्नागिरी, हल्दिया और विशाखापट्टनम में। भारत में पेट्रो रसायन उद्योग को नियंत्रित करने के लिए मुख्यतः 3 संस्थाएं हैं। पहली है IPCL, ये इसका पूरा नाम है भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायन जैसे पॉलीमर, रेशे और रेशों से बने इंटरमीडिएट्स का निर्माण करता है और इनका वितरण भी करवाता है। दूसरा है पेट्रोफिल्म्स
कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये एक सहकारी संस्था है भारत सरकार और बुनकरों के बीच में। वह उन्होंने मिलकर यह सहकारी संस्थान बनाया है। ये जो संस्था है PCL, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे PCL, ये तंतु सूत्र नायलॉन चिप्स का उत्पादन करता है और ये स्थित है वडोदरा और नालधारी संयंत्रों में काम करता है। और तीसरा है CIPET, इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करता है। 1961 में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी NOCL एक कंपनी है, उसका स्थापन किया गया मुंबई में। ये नेफ्था बनाती थी। इसके बाद कई कंपनियां बनी, मुंबई, बरौनी, मेटूर, पिंपरी और रिशरा में स्थित संयंत्र प्लास्टिक की वस्तुओं के मुख्य उत्पादक हैं। इसमें लगभग 75% इकाइयां जो हैं वे लघु उद्योग हैं और ये लोग रिसाइकल प्लास्टिक का भी उपयोग करते हैं। करीबन 30% जो प्लास्टिक का सामान यहाँ बनता है ये रिसाइकल प्लास्टिक से बनता है। दूसरा है सिंथेटिक फाइबर, जैसे हुआ नायलॉन या पॉलिएस्टर के धागे। इनके संयंत्र जो हैं ये कोटा, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर एवं ऊधना में लगाए गए हैं। कोटा और वडोदरा में एक्रेलिक कपड़े भी बनते हैं। अब हम अगले उद्योग पर जाते हैं, ज्ञान आधारित उद्योग यानी कि सॉफ्टवेयर उद्योग। हमारा देश जो है भारत, वह अपने सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसने अपनी प्रतिष्ठा बना ली है। हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता हमें प्राप्त कर ली है। बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो अपने सॉफ्टवेयर केंद्र का जो विकास केंद्र है वो भारत में ही बनाती हैं। और ये जो उद्योग है ये निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। प्रति वर्ष लगभग ये दुगना हो जाता है। 1991 से भारत में उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन तथा वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन और औद्योगिक विकास पर बहुत ध्यान दिया गया है। उसमें तरह तरह की नीतियां बनाई गई हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इस नीति के अंतर्गत कई उपाय किए गए हैं। पहला है औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन कर दिया गया है। दूसरा, विदेशी तकनीकों को निशुल्क प्रवेश दिया जाता है। आप विदेशी तकनीक से कोई भी संयंत्र लगा सकते हैं। तीसरा, विदेशी निवेश को भी अलाउ कर दिया गया है। आप विदेशी निवेश लेकर भी कोई इंडस्ट्री या निवेश लगा सकते हैं। पूंजी बाजार भी आराम से अब मिल सकता है। अगर आपको लोन लेना है तो वो भी मुहैया किया जा सकता है। पांचवा है, अब बाजार खुले हो गए हैं। आप अपना सामान का बिक्री जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। आप बाहर भी बेच सकते हैं, अपने देश से बाहर बेच सकते हैं, अपने जिले से बाहर बेच सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। और जो निर्माण है, छठा है, जो निर्माण का कार्य है वो एक प्लान तरीके से अब किया जा रहा है। सातवां है, औद्योगिक जो स्थितियां हैं उसके कई कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। नीति के 3 मुख्य लक्ष्य हैं। एक है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण। औद्योगिक प्रदेश व जिले हैं उनमें हमें उनको विस्तार से पढ़ना है। मुख्य औद्योगिक जो प्रदेश है वे 8 हैं। इसमें सबसे पहला है मुंबई, पुणे प्रदेश, हुगली प्रदेश, बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, चौथा है गुजरात प्रदेश, पांचवा है छोटा नागपुर प्रदेश, छठा है विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, सातवां है गुरुग्राम दिल्ली मेरठ प्रदेश और आठवां है कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। दूसरा हमें जो ध्यान में रखना चाहिए वो है लघु औद्योगिक प्रदेश कितने हैं, जहां पर लघु कुटीर लगे हैं, वह है 13। इनके नाम है अंबाला अमृतसर,
दूसरा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। तीसरा इंदौर, देवदास, उज्जैन। चौथा जयपुर, अजमेर। पांचवा कोल्हापुर, दक्षिणी कन्नड़। छठा उत्तरी मालाबार। सातवां मध्य मालाबार। आठवां आदिलाबाद और निजामाबाद। नौवां इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर। 10वां भोजपुर, मुंगेर। 11वां दुर्ग, रायपुर। 12वां बिलासपुर, कोरबा। और 13वां ब्रह्मपुत्र घाटी। इसी तरह से हमारे पास हमने जो याद करना है वो है औद्योगिक जिले कितने हैं हमारे। 15 जिले हैं। इनके नाम हम आपके लिए पढ़ देते हैं। कानपुर, हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, कटक, गोरखपुर, अलीगढ़, कोटा, पूर्णिया, जबलपुर, बरेली। अब हम कुछ मुख्य औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहला है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। यह मुंबई थाने से पुणे और नासिक, शोलापुर जिलों में विस्तृत है। इसके अतिरिक्त रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली, जलगांव जिलों में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से प्रारंभ हुआ था, क्योंकि मुंबई के आसपास कपास आसानी से मिल सकती थी। यह कपास उगाने वाला क्षेत्र था, इसलिए यहाँ पर सूती कपड़ा की मिलों का विकास हुआ। 1869 में स्वेज नगर के खुलने के कारण मुंबई पत्तन का भी बहुत विकास हुआ। इसके द्वारा बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो थी वो आयात निर्यात हो पाया उनका, और उससे भी मुंबई में इंडस्ट्रीज या उद्योग लगाने में आसानी हुई। इस वजह से इसकी जो स्थिति है इस प्रदेश की, ये इसको आगे बढ़ाने में बहुत सहायक हुई। सूती वस्त्र उद्योगों के साथ साथ यहाँ पे रासायनिक उद्योग भी बहुत विकसित हुआ। आप जैसा जानते हैं मुंबई के पास मुंबई हाइव है, जहाँ पेट्रोकेमिकल्स मिलते हैं। उस वजह से यहाँ पर पेट्रोकेमिकल, रासायनिक, चमड़ा और प्लास्टिक की वस्तुएं, दवाइयां, उर्वरक, विद्युत वस्तुएं, जलयान निर्माण का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और बहुत से अधिक अन्य तरह के उद्योग भी लगे। मुंबई के अलावा कोलाबा, कल्याण, ठाणे, ट्रॉम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड, शोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा और सांगली भी एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। दूसरा जो क्षेत्र है, प्रदेश है, वह है हुगली औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश की जो स्थिति है, जो लोकेशन है, वह बहुत इस प्रदेश के लिए लाभकारी है। जब से हुगली नदी पर पतन बना है, उसके बाद से इस प्रदेश का जो विकास है वह काफी तेजी से हुआ। इस प्रदेश में दो तीन विशेषताएं हैं। एक तो ये कोलकाता के पास है, उसकी वजह से ये रेल मार्ग और सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। और दूसरी चीज यहाँ पर पतन भी है, तो रेल, सड़क और पतन, ये तीनों ही परिवहन के साधन यहाँ मौजूद हैं। दूसरा, यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा से सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं, तो यहाँ पर परिवहन भी मौजूद है, श्रमिक भी मौजूद है। और आसपास यहाँ पर एक तो असम में चाय के बागान है, चाय यहाँ पर का उद्योग बहुत विकसित हुआ है। दूसरा, यहाँ पर जूट मिलता है, तो जूट के जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर काफी है। तीसरा, यहाँ पर कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी में, और छोटा नागपुर पहाड़ में लोहा अयस्क क्षेत्र है। तो लोहा, इसमें इस्पात के कारखाने, लोह कारखाने, ये सब यहाँ पर काफी मात्रा में है। और जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स, अंग्रेजी शासन था भारत पर, उस समय यहाँ पर काफी पूंजी को भी लगाया गया, तो जूट मिलों की स्थापना की गई। इससे भी यहाँ का
काफी विकास हुआ। इसके अलावा यहाँ पर कागज, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल मशीनें, विद्युत, रासायनिक औषधियां, उर्वरक, पेट्रो रसायन उद्योग का भी विस्तार हुआ। कोन नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना लगाया गया और चितरंजन में डीजल इंजन का कारखाना लगाया। इससे भी इस प्रदेश का काफी विस्तार हुआ। इस प्रदेश के जो मुख्य केंद्र हैं जहां पर विस्तार हुआ है अभी तक, वो है कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, सीरमपुर इत्यादि। सो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे और अब आपके पास एक प्रश्न भी आ सकता है जहां पर आपको इस क्षेत्र की विशेषताएं लिखनी हो सकती हैं, या फिर ये लिखा जा सकता है कि पूछा जा सकता है हुगली औद्योगिक जो प्रदेश है वह किस तरह से उसकी जो स्थिति है वह किस तरह से उसके लिए लाभकारी हो सकती है। तो आपको उसका उत्तर दें। अगला जो क्षेत्र है वह है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। यह प्रदेश स्वतंत्रता के बाद ही ज्यादा विकसित हुआ है। 1960 में ये जो उद्योग था ये केवल बेंगलुरु, सेलम और मदुरई जिलों तक ही सीमित था, लेकिन अब वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम को छोड़कर लगभग सभी जिलों में फैल चुका है। कोयला यहाँ पर इस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है, इसलिए इस क्षेत्र का विकास मुख्यतः जल विद्युत संयंत्रों पर निर्भर कर रहता है, जो कि 1932 में बनाया गया था। ये इस क्षेत्र में कपास उत्पादक क्षेत्र है ये। इसके कारण सूती वस्त्रों का उद्योग यहाँ सबसे पहले आया। यहाँ पे पहले सूती मिलों के करघा उद्योग भी तेजी से विकसित हुआ था। यहाँ पर भारी मशीनरी उद्योग भी बैंगलोर में स्थापित किया गया। वायुयान के लिए HAL की स्थापना की गई। मशीन उपकरणों का उद्योग यहाँ है। टेलीफोन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रदेश के मुख्य उद्योग हैं। टेक्सटाइल, रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, रेडियो, हल्की अभियंत्रिका वस्तुएं, रबर का सामान, दवाइयां, एल्यूमिनियम, शक्कर, सीमेंट, ग्लास, कागज, रसायन, लगभग सभी तरह का सामान इस प्रदेश में बनता है। चेन्नई में पेट्रोलियम के अनुसंधान केंद्र भी हैं। सेलम में लौह इस्पात संयंत्र है और उर्वरक संयंत्र भी का भी विकास किया जा रहा है। तीसरा क्षेत्र है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। इसके मुख्य केंद्र है अहमदाबाद, वडोदरा, और दक्षिण में देखें तो वलसाड और सूरत, और पश्चिम में जामनगर तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः सूती वस्त्रों के उद्योगों की स्थापना की गई थी। 1860 में से ही यहाँ पर सूती मिलों का विकास हुआ था। इसके बाद यहाँ पर जब कच्चा तेल मिला, तेल के क्षेत्रों की खोज हुई, तब से यहाँ पेट्रो रासायनिक उद्योगों की भी स्थापना की गई। अंकलेश्वर, वडोदरा और जामनगर के चारों तरफ हुई। यहाँ पर जो स्थिति है इसकी वह कांडला पतन के पास है। कांडला पतन होने से भी इस क्षेत्र का विकास तीव्रता से हुआ है। यहाँ पर रिलायंस की पेट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है सबसे बड़ा, और कच्चा माल यहाँ पर आसानी से उपलब्ध है। इसकी वजह से भी ये जो उद्योग है काफी विकसित हुआ है। पेट्रोकेमिकल उद्योग और सूती वस्त्रों के अलावा यहाँ पर रासायनिक उर्वरक, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल मशीनरी, इंजीनियरिंग का सामान, औषधि, रंग रोगन का सामान, कीटनाशक, चीनी और दूध का उत्पाद के भी काफी उद्योग हैं। अगला क्षेत्र जो हमें पढ़ना है वह है छोटा नागपुर प्रदेश। यह प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, और यहाँ पर भारी धातु के उद्योग के लिए ये जाना जाता है। यहाँ पर दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में धात्विक और अधात्विक खनिजों की खोज की गई है, जिसकी वजह से ये बहुत ही विकसित हुआ है।
यहाँ पर 6 बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र हैं: जमशेदपुर, बरनपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला में। तो आपको प्रश्न आ सकता है कि छोटा नागपुर में 6 बड़े एकीकृत लौह इस्पात संयंत्र कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर है, उनके नाम बताएं। इस प्रदेश में चारों ओर घने बसे प्रदेशों से सस्ता श्रम भी प्राप्त होता है और हुगली प्रदेश में अपने उद्योगों के लिए एक बड़ा बाजार भी उपलब्ध है। यहाँ पर भारी इंजीनियरिंग, मशीनी औजार, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन और भारी विद्युत उद्योग इस प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अगला जो क्षेत्र है वह है विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश। इस प्रदेश की जो स्थिति है वह 2 पत्तनों के पास है। पहला है विशाखापट्टनम और दूसरा है मछलीपट्टनम। यहाँ पर कृषि काफी विकसित है इस प्रदेश में और साथ ही साथ यहाँ पर बड़े पैमाने में खनिज भी बहुत मौजूद है। यहाँ पर गोदावरी बेसिन में कोयले के क्षेत्र हैं जहां से ऊर्जा भी मिल जाती है आसानी से। यहाँ जलयान निर्माण उद्योग विशाखापट्टनम में प्रारंभ किया गया 1941 में। यानी कि यहाँ पर जो बड़े बड़े जहाज बनाने का उद्योग यहाँ पर है। यहाँ पर जो पेट्रोल है उसके बहुत से रिसर्च अनुसंधान भी हैं और इसके अलावा यहाँ शक्कर, वस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्यूमिनियम और हल्की मशीनरी के इस क्षेत्र के मुख्य उद्योग हैं। गुंटूर जिला जो है वह शीशा जिंक प्रगालक कार्य के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ग्लास जिंक स्मेल्टिंग का कार्य यहाँ पर होता है। अगला जो प्रदेश है वह है गुरुग्राम दिल्ली मेरठ प्रदेश। पिछले कुछ सालों में इस प्रदेश में तीव्र विकास दिखाई दिया है। इस प्रदेश में ज्यादा खनिज या विद्युत शक्ति संसाधन नहीं है, इस कारण यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग ज्यादा दिखाई देते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या हल्की इंजीनियरिंग के। यहाँ पर मोटर के पार्ट, छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो काफी बनते हैं। विद्युत उपकरण इस प्रदेश में काफी बनते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सूती, ऊनी या कृत्रिम रेशों के वस्त्र, होजरी, शक्कर, सीमेंट, मशीन उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल और कृषि उपकरण यहाँ पर बनते हैं। दूसरा, यहाँ पर आगरा मथुरा की जो बेल्ट है वहां पर मुख्य रूप से शीशे और चमड़े का सामान बनता है। मथुरा में तेल परिशोधन कारखाना है। पेट्रो रासायनिक पदार्थों का यहाँ पे संकुल है। जो क्षेत्र हमें पढ़ना है वह है कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। यहाँ पर ज्यादातर कृषि पे आधारित उद्योग हैं और यहाँ पर जल विद्युत आसानी से मिल जाता है। ये इस प्रदेश की खासियत है। यहाँ पर ज्यादा खनिज मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पर हल्की फुल्के उद्योग हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, रबड़, माचिस, शीशा, रासायनिक उर्वरक और मछली आधारित उद्योग भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कागज, नारियल रेशा उत्पादक, एल्यूमिनियम और सीमेंट उद्योग भी है। कोची जो एक जगह है वहां पर पेट्रोलियम परिशोधनशाला भी है। इसी के साथ हम भूगोल के 8वें अध्याय के अंत में आ जाते हैं। हम आशा करते हैं कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप परीक्षा में इसके अच्छे से उत्तर लिख पाएंगे। धन्यवाद।